प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के टॉपिक संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्तियों का पृथक्करण एवं अवरोध और संतुलन के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। शक्तियों का पृथक्करण। शासन की शक्तियों को अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को संयुक्त भी रखा जा सकता है और एक दूसरे से पृथक भी रखा जा सकता है। इंग्लैंड में जहां संसदीय शासन प्रणाली है, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया। यहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में निरंतर घनिष्ठ संबंध बना रहता है। अधिनायकवादी एवं सर्वसत्तावादी राज्यों में शासन की सारी शक्तियां कार्यपालिका में निहित होती हैं या उसके अधीन होती हैं। चीन जैसे साम्यवादी राज्यों में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जाता। यहाँ शासन की सारी शक्तियों का उपयोग साम्यवादी दल करता है। केवल अमेरिका जैसे राज्यों में जहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। यहाँ शासन की शक्तियों को पृथक पृथक शासनांगों में ही विभक्त नहीं किया गया, बल्कि उन्हें एक दूसरे से अधिक स्वतंत्र रखने का प्रयास भी किया गया है। अमेरिकी संविधान निर्माताओं के विचार पर पड़ने वाले प्रभाव। अमेरिका के संविधान निर्माता स्वतंत्रता और सीमित शासन के कायल थे। वे इन्हें हर स्थिति में सुरक्षित और सुनिश्चित करना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट करती है और निरपेक्ष शक्ति उसे पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। जेम्स बेक ने लिखा है कि अमेरिका के संविधान निर्माता प्रशासन की शक्तियों के प्रति अत्यधिक ईर्ष्यालु थे। उनका विश्वास था कि जितनी अधिक शक्ति होती है, उतना ही अधिक उसके दुरुपयोग का भय रहता है। मैडिसन ने फेडरलिस्ट में चेतावनी देते हुए लिखा था कि सभी विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्तियों का एक ही हाथों में संचयन, चाहे एक, कुछ या अनेक हाथों में हो, और चाहे वह वंशानुगत, स्वयं नियुक्त अथवा निर्वाचित हो, उसे उचित रूप से अत्याचार की परिभाषा कहा जा सकता है। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माता शक्तियों के केंद्रीकरण के स्थान पर शक्तियों का पृथक्करण चाहते थे। वे शक्तियों को सीमित, नियंत्रित और फैलाना चाहते थे। उन्हें शक्तियों के पृथक्करण में ही शक्तियों के दुरुपयोग और अत्याचार के विरुद्ध संस्थागत गारंटी की झलक नज़र आई, जिसकी उन्होंने अपने संविधान में व्यवस्था की। अमेरिकी संविधान निर्माताओं के विचारों पर जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू के विचारों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। मैडिसन ने लिखा है कि हम निरंतर मॉन्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं। लॉक और मॉन्टेस्क्यू दोनों ने शक्तियों के पृथक्करण का समर्थन किया था। क्रांतिकाल और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। क्रांतिकाल में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया था। उदाहरणार्थ 1780 के मैसाचुसेट्स संविधान के अनुच्छेद 30 में इसकी आदर्श अभिव्यक्ति इन शब्दों में की गई थी: इस राष्ट्रमंडल के शासन में व्यवस्थापिका विभाग कार्यपालिका और न्यायपालिका या उनमें से किसी एक की शक्तियों का प्रयोग कभी नहीं करेगा। कार्यपालिका विभाग व्यवस्थापिका और न्यायपालिका या उनमें से किसी एक की शक्तियों का प्रयोग कभी नहीं करेगा। न्यायपालिका विभाग व्यवस्थापिका और कार्यपालिका या उनमें से किसी एक की शक्तियों का प्रयोग कभी नहीं करेगा। यह सब इसीलिए कि शासन कानून का रहे, व्यक्तियों का नहीं। अमेरिकी संविधान और शक्तियों का पृथक्करण। अमेरिका का संविधान औपचारिक रूप से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की घोषणा नहीं करता है और न ही किसी स्थान पर उसे परिभाषित या सुनिश्चित करता है। फिर भी संविधान में शक्तियों का पृथक्करण सर्वत्र व्याप्त है। संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेदों में शासन शक्तियों का किया गया कठोर विभाजन इसकी व्यापकता को स्पष्ट कर देता है।
अनुच्छेद 1 खंड 1 सभी विधायी शक्तियों को कांग्रेस में निहित करता है। अनुच्छेद 2 खंड 1 सभी कार्यपालिका शक्तियों को राष्ट्रपति में निहित करता है। अनुच्छेद 3 खंड 1 सभी न्यायिक शक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में निहित करता है। इस तरह संविधान कानून निर्माण करने की शक्ति कांग्रेस को प्रदान करता है, उसे लागू करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता है और उसकी व्याख्या करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों को प्रदान करता है। अमेरिकी संविधान शासनांगों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए निम्न व्यवस्थाएं भी करता है। पहली, शासनांगों के सदस्यों के चयन की भिन्न भिन्न प्रक्रिया। कांग्रेस के सदस्य अर्थात सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्षतः जनता द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्षतः मतदाताओं द्वारा केवल इस एक उद्देश्य के लिए होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट के अनुसमर्थन पर राष्ट्रपति के द्वारा होती है। दूसरा, शासनांगों के सदस्यों का भिन्न भिन्न कार्यकाल एवं कार्यकाल की निश्चितता। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष है, सीनेट के सदस्यों का 6 वर्ष और राष्ट्रपति का 4 वर्ष है। न्यायाधीशों की नियुक्ति जीवन पर्यंत होती है, वे सद्व्यवहार तक अपने पद पर बने रहते हैं। प्रत्येक पदाधिकारी का कार्यकाल निश्चित है और उसे समय से पूर्व हटाना एक कठिन कार्य है। राष्ट्रपति कांग्रेस को समय से पूर्व भंग नहीं कर सकता। कांग्रेस महाभियोग द्वारा ही राष्ट्रपति और न्यायाधीशों को पदच्युत कर सकती है, जो कि एक कठिन कार्य है। तीसरा, शासनांगों के सदस्यों के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में भिन्नता। प्रतिनिधि सदन के सदस्य अपने आप को जिले के मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी समझते हैं। सीनेट के सदस्य अपने आप को पूर्ण राज्य के प्रति उत्तरदायी समझते हैं। राष्ट्रपति अपने आप को संपूर्ण राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी समझता है तथा न्यायाधीश अपने आप को संविधान के प्रति उत्तरदायी समझते हैं। चौथा, शासनांगों की अनन्य सदस्यता। अमेरिका में पदाधिकारी एक समय पर एक ही विभाग के सदस्य के रूप में कार्य कर सकते हैं। वे एक समय पर एक से अधिक विभागों के सदस्य के रूप में कार्य नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, यदि कांग्रेस का कोई सदस्य न्यायाधीश के पद को अथवा कार्यपालिका में किसी प्रशासनिक पद को प्राप्त करना चाहता है, तो वह कांग्रेस की सदस्यता को त्याग कर ही ऐसा कर सकता है, अन्यथा नहीं। संक्षेप में, संविधान शासन की शक्तियों के प्रयोग के लिए भिन्न संस्थाओं एवं भिन्न भिन्न पदाधिकारियों की व्यवस्था करता है। शासन का प्रत्येक अंग संवैधानिक और राजनीतिक दृष्टि से दूसरे अंगों से स्वतंत्र है। शासन का प्रत्येक अंग अपनी शक्तियों को सीधे संविधान से ही प्राप्त करता है, किसी दूसरे अंग से प्राप्त नहीं करता। कोई एक अंग न तो पूर्ण शासन की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और न ही किसी दूसरे अंग की शक्तियों का प्रयोग करता है। संविधान जिसे जो प्रदान करता है वह उसे त्याग नहीं सकता और न ही वह उसे प्रत्यायोजित कर सकता है। शासनांगों की एक दूसरे से यह स्वतंत्रता, यही शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का हृदय है, जिसकी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सुनिश्चित व्यवस्था करता है। फाइनर ने लिखा है कि अमेरिकी संविधान शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर लिखा गया एक सचेत एवं विस्तृत निबंध है और वर्तमान समय में विश्व में यह सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था है जो इस सिद्धांत पर कार्य करती है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को मान्यता दी है। उसने इसे पुष्ट किया है। उदाहरणार्थ, शेक्टर पोल्ट्री निगम बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि तीनों अनुच्छेदों द्वारा शासन की विभिन्न शाखाओं को जो शक्तियां प्राप्त हुई हैं, उन्हें किसी शाखा से केंद्रीभूत नहीं किया जा सकता और न ही किसी एक शाखा को सौंपी गई शक्तियां किसी दूसरी शाखा को सौंपी जा सकती है। इस निर्णय के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने 1933 के नेशनल रिकवरी एक्ट की अनेक धाराओं को रद्द किया था। मैडिसन ने फेडरलिस्ट में लिखा है कि शक्तियों के पृथक्करण का यह कदापि आशय नहीं है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से संबद्ध ही न हों।
जब तक कि ये तीनों अंग एक दूसरे से संबद्ध नहीं किए जाते और इन्हें इस तरह नहीं मिला दिया जाता कि ये एक दूसरे को नियंत्रित कर सकें, तब तक एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना नहीं हो सकती। इस तरह अवरोध और संतुलन की व्यवस्था शासनांगों को जोड़ने और मिलाने वाला यंत्र है। यह उसकी पारस्परिक निर्भरता को सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था है। यह उन्हें संतुलित करती है। यह शक्तियों के पृथक्करण का उपसिद्धांत और आवश्यक परिणाम है। अवरोध और संतुलन व्यवस्था शासन के प्रत्येक अंग को दूसरे दो अंगों के अनन्य क्षेत्र में भाग लेने की शक्ति प्रदान करती है। यह, जैसा कि एड्रियन और प्रेस ने कहा है, प्रत्येक अंग को दूसरे दो अंगों का सर्वेक्षक बनाती है। यह एक अंग को दूसरे दो अंगों की प्रत्येक शक्ति में साझेदार नहीं बनाती, यद्यपि यह उनकी अत्यधिक महत्वपूर्ण शक्तियों के अधिकांश भाग में उन्हें साझेदार बनाती है। इस तरह यह पर्याप्त साझेदारी की व्यवस्था है। अवरोध और संतुलन व्यवस्था शासनांगों को नियंत्रित करने की व्यवस्था है। यह प्रत्येक अंग को दूसरे दो अंगों के अनन्य क्षेत्र में किए गए कार्यों को रोकने अथवा विफल करने की शक्ति प्रदान करती है। यह शासनांगों में कभी कभी गतिरोध और सौदेबाजी को जन्म देती है, परंतु संविधान निर्माता इस व्यवस्था को शासन में संतुलन के लिए आवश्यक समझते थे। उनकी धारणा थी कि यह मनमाने ढंग से प्रयोग की गई शक्तियों को नियंत्रित करने की व्यवस्था है। यह निरंकुशता और अनुत्तरदायित्व पर रोक है। यह नियंत्रण का अस्त्र है। यह शक्ति की प्रतिद्वंदी शक्ति है। यह अवरोध पर अवरोध है। यह महत्वाकांक्षा को महत्वाकांक्षा द्वारा रोकने की व्यवस्था है। टी.सी. बॉल ने लिखा है कि इसे इसीलिए रखा गया था कि कोई अंग अपना संतुलन न खो दे। अवरोध और संतुलन व्यवस्था शासन में समझौता वृत्ति को जन्म देती है। यह इस बात पर बल देती है कि किसी कार्य को करने से पूर्व उस पर शासनांगों में व्यापक समझौता होना चाहिए। संक्षेप में, अवरोध और संतुलन व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण द्वारा पृथक किए गए शासनांगों को जोड़ती और मिलाती है, शासनांगों की स्वेच्छाचारिता और शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाती है और शासन के कार्यों में व्यापक समझौता वृत्ति को जन्म देती है। यह सीमित, नियंत्रित और फैले हुए शासन को संभव बनाती है।